हम सब माननीय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे ज्ञान दीक्षा के इस शुभ अवसर पर अपने विशिष्ट अतिथि उद्बोधन से हमें प्रबोधित करें। माननीय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस 44वें ज्ञान दीक्षा समारोह के पूज्य गुरुजी जिन्होंने ये विचार यहाँ पर स्थापित किया, उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए हमारे कुलाधिपति इस विश्वविद्यालय के श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी इस ज्ञान दीक्षा समारोह में जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, ऐसे हमारे उच्च शिक्षा, सहकारिता, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारदी जी, यहाँ के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, यहाँ के कुल सचिव, फैकल्टी मेंबर और जितने भी गायत्री परिवार के स्वयंसेवक यहाँ पर हैं और नवागंतुक जो नए हमारे छात्र हैं जिन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय को ज्ञान के लिए चुना, उन सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहती हूँ डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का कि आपने मुझे इस अद्भुत ज्ञान दीक्षा समारोह में आमंत्रित कर इस भव्य समारोह का पाठ जो मुझे भाग बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 2022 से नई शिक्षा नीति लागू है और संभवतः यह भारत का पहला राज्य है जिन्होंने पूरी संवेदना के साथ, इसकी लेटर और स्पिरिट के साथ इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है सभी विश्वविद्यालयों में। इस शिक्षा नीति के बारे में जो भाव था, इसको बनाने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रहे, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई, उसने पुराने सारे दशकों का अध्ययन कर ये सोचा कि मिसिंग लिंक कहाँ पर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो डॉट जुड़ नहीं रहे हैं, और उस मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। और मुझे याद है कि जब 2021 में 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और वो एक तरीके से इसको समर्पित किया था देश के लिए, उस समय उन्होंने अपने उद्बोधन में एक शब्द कहा था और वो शब्द था कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जड़ से जगत तक की यात्रा कर हमारे युवक और युवतियों को राष्ट्र निर्माण की सहयात्री बनाने में सहयोग करेगी। और मुझे इस प्रीमाइसेस में आकर गर्व का अनुभव हो रहा है कि 2003 से और उसके पहले गुरुदेव के विचार से जो हमारा ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, ये उस मिसिंग लिंक को जोड़ने के विचार से ही स्थापित किया गया था। और वो जो मिसिंग डॉट था, जो गायब था, वो था कि जो व्यक्ति निर्माण की हमारी यात्रा है वो शिक्षा से अर्जित होगी या विद्या से अर्जित होगी। और मुझे गर्व का अनुभव है कि यह विश्वविद्यालय विद्या दे रहा है। सा विद्या या विमुक्ते, वही विद्या है जो विमुक्त करे, जो मुक्त करे, जो फ्रीडम दे। और फ्रीडम कैसी? पश्चिम के विचार की फ्रीडम नहीं, एनार्किक फ्रीडम नहीं, अराजकता से युक्त फ्रीडम नहीं, फ्रीडम अपने समाज के लिए कुछ करने की, फ्रीडम इस कुटुंब के लिए कुछ करने का भाव, जो कर्तव्य बोध के साथ स्वतंत्रता आए। यदि हम अपने विश्वविद्यालयों में वो विद्या प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि हम शिक्षा के बाद जब विश्वविद्यालय से निकल जाते हैं
तो तमाम तरीके के संसाधन, अब तो इंटरनेट इतना पावरफुल है कि आप जब चाहे डेटा एनालिसिस में ज्ञान प्राप्त कर लें, जब चाहे आप एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख लें, जब चाहे आप अकाउंट्स को सीख लें। आप किसी भी तरीके की शिक्षा को बिना गुरु के भी सीख सकते हैं, लेकिन विद्या के लिए गुरु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के मैं इस बात से भी हर्षित हूं कि आपने गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस, जो जिस दिन रविवार था, उस दिवस को आपने आज चुना। आज आपने सावन के पहले सोमवार को चुना, और ये वो अनसीन फोर्सेस हैं, ये अनसीन शक्तियां हैं, ये अदृश्य शक्तियां हैं जो आज इस ज्ञान दीक्षा समारोह में निश्चित रूप से यहां पर दिखाई दे रही हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा एक इंटीग्रल पार्ट है नई शिक्षा नीति का। अभी हमें उसमें बहुत काम करना है। विश्वविद्यालयों को उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा। क्या कोई भी शिक्षक भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ा सकता है? क्या कोई भी शिक्षक रामायण के रामत्व को, उसकी सोशल एनर्जी को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी रेलिवेंस को बता सकता है? क्या हम भगवत गीता का बिना अध्ययन करे, जो हमारे टेलीविजन में महाभारत सीरियल आता है, क्या उसके आधार पे हम बच्चों को कहीं पढ़ा तो नहीं रहे? इसलिए भारतीय ज्ञान शिक्षा का और भारतीय ज्ञान पद्धति का हमारी जो सरकार है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, इन सारे इंटीग्रल पार्ट को लेते हुए वो नई शिक्षा नीति को विश्वविद्यालयों में समृद्ध कर रहे हैं। जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो आज इंटीग्रल पार्ट है, वही स्किल बेस्ड एजुकेशन का नाम विद्या है। वही स्किल है, शिक्षा स्किल नहीं है, विद्या स्किल है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय विद्या दे रहा है, स्किल बेस्ड विद्या दे रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे विश्वविद्यालय में विषय है मनोविज्ञान और आपके विश्वविद्यालय में विषय है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो आप जड़ से जगत तक की यात्रा, आपको वो सारी मॉडर्न साइंसेस पढ़ाई जा रही है, वो मॉडर्न विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो आपको सीधे रोजगार से जोड़ते हैं। ये इसका एक पक्ष है। वो मनोविज्ञान अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो वो आपको सीधा रोजगार देगा, क्योंकि डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने मन की बात करी और मन ही तो विचलित है। साइकोलॉजी में इतने बच्चे यहाँ पर होंगे, क्यों लिया है आपने मनोविज्ञान विषय? हमारे यहाँ उसमें एडमिशन नहीं हो रहे मनोविज्ञान में। इतना हाई मेरिट जा रही है, इसलिए जा रही है कि मन पे कंट्रोल ही आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। चित्त पे कंट्रोल नहीं है। मन के बादशाह तो बहुत दूर की बात है। वो आपने सिकंदर और डायोजनिस का डायलॉग सुना है कि वो अपने शरीर में एक लंगोटी पहन के और उनका वार्तालाप हो रहा है। वो नदी के किनारे लेटा है और सिकंदर से पूछता है तुम कौन हो, और सिकंदर कहता है मैंने पूरी विश्व विजेता बनने की ठानी है, इतना इतना मैंने पूरा कर दिया, इतना और पूरा करना है। तो वो कहता है उसके बाद क्या करोगे? कहता है फिर इधर जाऊंगा, फिर ट्रांस एशिया, फिर इधर, और पूरा विश्व का चित्र उसके आगे करता है। तो कहता है फिर उसके बाद क्या करोगे? पूरी सेना के बारे में बताता है, कितनी बड़ी सेना मेरे पास है। तो वो साधु जो एक कपड़े में लिपटा है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने अपना भिक्षा का कटोरा इसलिए त्याग दिया कि एक दिन उसने एक श्वान को बिना कटोरे के पानी पीते हुए देख लिया। उसने कहा ये भार क्यों रखूं, इसे भी फेंको। और वो बिल्कुल मस्त साधु, और वो कहता है उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। और जब वो उसके बाद की यात्रा पे आता है तो सिकंदर कहता है, अलेक्जेंडर कहता है मैं उसके बाद आराम करूंगा। तो वो साधु कहता है वो तो मैं अभी कर रहा हूं। उसके लिए इतना टंटा मंटा जोड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर उसके बाद ये बगल में जगह खाली है नदी के किनारे, तुम भी लेट जाओ। इतनी ये सेना तैयार करना, इतना साजो सामान तैयार करना, इसकी क्या आवश्यकता है? तो ये जो शून्य से इन्फिनिटी की यात्रा है, ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में है। विज्ञान स्वयं आएगा, स्किल स्वयं आएगी, अगर हमने भारतीय ज्ञान परंपरा का हमको
पालन हो जाए, जो दीक्षा अभी यहाँ पर दी गई आदरणीय कुलाधिपति जी के द्वारा, उस दीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि ये जो आपने एक बहुत ही सुंदर वर्ड किया कि आपको विद्यार्थी से और एक पैकेज में बदलने की यात्रा जो सारे विश्वविद्यालय कर रहे हैं, क्या आपका सैलरी कितनी है? आजकल तो सैलरी पूछी नहीं जाती, आजकल पूछा जाता है पैकेज कितना है। तो वो जो पैकेज है वो आपको मार्केट का प्रोडक्ट बना रहा है, वो आवश्यक है, उसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वैसा करो ही नहीं। सारे विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंतर मन में एक बहुत ही सुगढ़ विचार के साथ ये विश्वविद्यालय खोला गया, एक नॉन प्रॉफिट के रूप में विश्वविद्यालय खोला गया, एक अच्छी विद्या, स्किल बेस्ड विद्या दी जाए और वो जड़ों से जुड़ी रहे, इसके लिए विश्वविद्यालय खोला गया। इसलिए उस भाव के साथ कि आपको फिजिकल वर्ल्ड की यात्रा करनी है, भौतिक जगत की यात्रा करनी है, लेकिन हम भौतिक जगत की वो यात्रा ना करें जिसमें हम अपने माता पिता का ध्यान ना रखें, जिसमें हम अपने गुरुजन का ध्यान ना रखें, जिसमें हम अपने समाज का ध्यान ना रखें, जिसमें हम अपने राष्ट्र का ध्यान ना रखें और एक ऐसे सेल्फ सेंट्रिक मानव में परिवर्तित हो जाएं जो एआई अब आके जो धमाल मचाएगी, वो मानव अगर हम बन जाएंगे तो एआई को तो वो ज्ञान है ही जो शिक्षा हम दे रहे हैं। मुझे डर लगता है, मैं तो लैंग्वेज की विद्यार्थी हूँ, मुझे डर लगता है कि लिंग्विस्ट का क्या होगा। चैट जीपीटी अगर सब कर देगा तो वो जो होता था, आप इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दीजिए हमारे लिए, कोई लोग आते थे इसे ट्रांसलेट कर दीजिए हमारे लिए, तो हमारा तो रोजगार खत्म। तो अब जो रोजगार पूरे खत्म नहीं होंगे, ऐसा कंप्यूटर के टाइम भी कहा गया था, लेकिन रोजगार खत्म नहीं हुए, और ज़्यादा स्किल की हमको आवश्यकता पड़ी एआई को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि भारत की जो मूल है पूरे विश्व के लिए, वो मूल है आध्यात्मिक चेतना। और आपने जो विश्वविद्यालय का कुलगीत गाया था, क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड कॉन्शियसनेस, ये आपके कुलगीत का मूल है। आप यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आए हैं, आप यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए आए हैं, आप यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं, लेकिन उस सब के बाद आप एक अपना स्पिरिचुअल कोशंट, जो आदरणीय कुलाधिपति जी ने कहा, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति, और उस शक्ति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए आपका निर्माण किया जा रहा है। आप ऐसे व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर जाके निर्मित होंगे जो अपना रोजगार तो करेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व को एक आवश्यकता है। आप सुबह उठते हैं, देखते हैं इसने मिसाइल उस पर डाल दी, उसने मिसाइल उस पर डाल दी, फिलिस्तीन के लोग इजराइल में घुस गए, हमास के लोग, इजराइल ने दूसरे दिन उसको ख़त्म कर दिया, यूक्रेन रशिया अभी भी किसी डिसीजन में नहीं पहुँच पा रहे। पूरा विश्व रोज़ सुनता है कहीं उत्तरी कोरिया से कि हम वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहे हैं, कोई सबके पास एटम बम है, कब कौन गिरा दे, कब हम हिरोशिमा बन जाए, कब विश्व क्या बन जाए। इस सब तकलीफ के दौर से ये विश्व गुजर रहा है, और एकमात्र संदेश पूरे विश्व की शांति का, अंतरिक्ष की, मैंने कहा हम शून्य से इन्फिनिटी की यात्रा का जो विद्या है वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ऑलरेडी है। तो उस शून्य से और अनंत तक की यात्रा, जिसको आप परंपरा कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं परंपरा बड़ी बेकार सी चीज़ है, वी आर मॉडर्न। आप बच्चों को सुनते होंगे, दे स्पीक इन इंग्लिश, दे डू एवरीथिंग एंड दे से वी आर नॉट ट्रेडिशनल, वी आर मॉडर्न। लेकिन परंपरा जो शब्द है वो कभी मॉडर्न का विरोधी नहीं है, और मॉडर्न भी वो मॉडर्न नहीं है जैसे हम उसे यूज करते हैं, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन शॉर्ट में मैं कहना चाहती हूँ, परंपरा का मतलब है कि हमारे अंदर के ज्ञान को आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे दिया, उस दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को दिया, और परंपराओं से अर्जित जो ज्ञान है वो ज्ञान जिसमें कि कभी भी भारतीय लोगों ने सत्वाधिकार, कॉपीराइट, ये पेटेंट का जो बवाल है, ये पेटेंट के बवाल के खिलाफ भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से ही आवाज जाएगी, मुझे लग रहा है। इतना काम करते हैं और कहते हैं ये हमारा पेटेंट हो गया, और आपके इतने पेटेंट हैं तो नैक में एक्रेडिटेशन ऐसा होगा वैसा होगा। भारत ने कभी भी सत्वाधिकार किसी चीज में नहीं रखा। उपनिषद पूरी दुनिया के लिए थे, हमारी सारी ऋचाएं वेदों की पूरी दुनिया के लिए थी, चारों वेद पूरी दुनिया के लिए थे। वो कॉपीराइट का जो कॉन्सेप्ट है,
कि आप पर्वत में चढ़े और वहाँ अपने देश का झंडा ठोक के आ गए और प्रकृति से ऊपर अपने को साबित कर दिया। ये वेस्ट का विचार है, ये हमारा विचार नहीं है। हमारा विचार है विद्या ददाति विनयम। जितना विद्या का दान करेंगे, अपने अंदर नहीं रखेंगे, उतना विद्या फलीभूत होगी, उतना समाज अच्छा होगा और उतना आपका व्यक्तित्व निखरेगा। जब पूरे विश्व में अंधकार है, समाधान केवल भारत में है। आपने G20 में देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका टैग लाइन थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम था, ये ऐसा ही नहीं था। पूरा विश्व जब अंधकार में डूब रहा है तो वो हमारी ओर देख रहा है और हम तैयार नहीं है। हम तो उन्हीं को फॉलो किए जा रहे हैं, हम उन्हीं की स्किल को स्किल मान लेते हैं, हम उन्हीं के ज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं, जो ज्ञान रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन ले गया और उसको मर्चेंडाइज करके वापस पूरी दुनिया को सौंप दिया। उन्हीं थेरीज को हम अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, जो ऑलरेडी दशकों हजारों साल पहले हमारे यहाँ, चाहे वो भरतहरि का नाट्यशास्त्र हो, उसको आप थिएटर की वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ाते हैं, चाहे गार्गी, अपाला, घोषा, लोप मुद्रा, ऐसा फेमिनिज्म वर्ड में उसे नहीं देना चाहती, लेकिन ऐसा नारी चेतना का युग भारत में रहा हो, फिर आप विश्वविद्यालय में फेमिनिज्म उठा के पढ़ा लेते हैं। तो ये जो सारा डिस्टॉर्टेड एक चीज है, उसमें हम सॉल्यूशन की ओर आप लोग जाएंगे, जिनका आज ज्ञान दीक्षा हो रहा है। आप ही दीक्षित होंगे, आप ही स्किल्ड होंगे और आप पूरे विश्व में भारत के एम्बेसडर बन के जाएंगे। नो मैटर आप जॉब कौन सा करेंगे, लेकिन आप भारत के एम्बेसडर बन के जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि जब पूरे विश्व में कोलाहल था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब जर्मन पूरी तरीके से एक आइसोलेटेड कंट्री के रूप में हिटलर ने रख दिया था, जब पूरे विश्व को पता नहीं लग रहा था कि क्या करें, 1922 में T.S. एलियट ने एक कविता लिखी, द वेस्टलैंड। और वेस्टलैंड उसने किसको कहा? जहां मॉरलिटी नहीं पैदा हो सकती, जहां एक दूसरे के लिए सहयोग पैदा नहीं हो सकता, जहां सहभाव की अनुपस्थिति हो, जहां करुणा की अनुपस्थिति हो, जहां दया की अनुपस्थिति हो, उसने कहा पूरा यूरोप एक वेस्टलैंड बन चुका है, एक बंजर धरती बन चुकी है। और उसकी 5 कैंटों की ये छोटी सी कविता को 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, 1945 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया। उसका उद्गरण, उसका रेफरेंस मैं आपको केवल इसलिए देना चाहती हूं कि 4 कैंटों तक T.S. एलियट भटकता रहा। पर्शियन फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी, बाइबल, दुनिया की सारे विचारों में भटकता रहा और 5वां कैंटो लिखा, व्हाट द थंडर सेड। इस तूफान की आवाज सुनिए, ये तूफान कहां से आ रहा है। और उसने, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि वो तूफान जो सॉल्यूशन ला रहा था, वो T.S. एलियट ने कहा भारत की धरती से आ रहा है। और भारत की धरती से भी जब उसको आप अंदर तक देखो तो मुझे तो लगता है वो उत्तराखंड से आ रहा था, क्योंकि एलियट ने 2 शब्द यूज किए, गंगा और हिमवंत। और हम हिमवंत की धरती हैं, हम गंगा की धरती हैं। उसने कहा हिमवंत की ओर देखो, और हिमवंत की ओर देखो, द क्लाउड्स आर गैदरिंग अराउंड द हिमवंत। ये जो बादल, ये जो मोरालिटी की बारिश होने वाली है, हिमालय के चारों ओर मैंने बादलों को देखा है। बरसे नहीं है अभी, प्रोबेबिलिटी है, सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं। जैसे आप पे संभावनाएं, आप नए बच्चों पे आप संभावनाओं से भरे। वैसे एलियट ने ये नहीं कहा कि भारत जाओ सॉल्यूशन आ जाएगा। उसने कहा आई कैन सी द क्लाउड्स आर गैदरिंग अराउंड द हिमवंत। और फिर उसने कहा गंगा इज संकन, फॉरेस्ट इज डार्क। और थंडर से आवाज क्या आ रही है? प्रजापति की जो उपनिषद में कथा है, उन्होंने कहा प्रजापति अपने शिष्यों को एक उद्बोधन दे रहे हैं और कहा सॉल्यूशन, क्योंकि हर व्यक्ति, डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कहा, मानव, दानव और देव के रूप में जन्म लेता है। डिपेंड आप पे करता है आपने कौन सी शक्तियां उजागर करनी है। अंगुलीमार बनना है, कोई डकैत बनना है, या आपने स्वामी विवेकानंद बनना है, अरविंदो बनना है, ये सब। तो उन्होंने कहा कि थंडर से आवाज आई दा, और उस दा का मतलब था कंपैशन।
उसका मतलब था करुणा। फिर आवाज आई कि सॉल्यूशन क्या है, फिर दूसरा दा, और उस दा का मतलब है दत्ता। देना सीखिए, दान करना सीखिए। उस दान को दिखाने की, जैसे ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि मैंने कहीं दान दिया उसके बाद अपना नाम भी लिखा दिया। हमारे हजारों करोड़ों लोगों ने कभी नाम का उपयोग नहीं किया। दत्ता, टू गिव, दोगे तो सॉल्यूशन नजर आएगा। और लास्ट दा था दम्यते, अपने पे कंट्रोल करना, जो आपके प्रतिकुलपति जी ने बताया, मन को कंट्रोल करना। दम्यते, हजारों साल तक तपस्या भागीरथ कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ है 60,000 साल की तपस्या, ये दम्यते है, कंट्रोल है। 14 साल का राम को वनवास, आपके माता पिता कहेंगे मैंने तुझे बस 14 दिन का काम दिया और तू रोने लगा। रामचंद्र जी को देखो जिन्होंने 14 साल का वनवास अपने पिता के कहने पे काट दिया। ये हमारा बैकग्राउंड है तपस्या का, डिसिप्लिन का। और अंतिम लाइन सॉल्यूशन के रूप में टी.एस. इलियट देखता है कि बृहदारण्यका उपनिषद का ये दा दा दा, ये श्लोक लिया, ये कथा ली, और उसके बाद अंतिम उसमें कहा शांति शांति शांति, और उस कृति ने नोबेल पुरस्कार जीता। इसलिए हम समाधान की धरती हैं, और समाधान कंप्यूटर के समाधान होते रहेंगे, वो तो आपको सिखाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के समाधान होते रहेंगे। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, इसरो अपना काम कर रहा है, हमने वहां शिव शक्ति केंद्र बनाया। इसके लिए भी हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय से आभारी है। उन्होंने वही जड़ से जगत तक की यात्रा को जो संबोधन दिया था नई शिक्षा नीति में, उसको प्रतिस्थापित किया कि शिव और शक्ति का वो शून्य का भाव अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो मटीरियलिज्म की तो कोई लिमिट नहीं है, और मटीरियलिज्म का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई पतन भी नहीं है, बहुत नीचे गिराएगा मटीरियलिज्म। उस समय जब पूरे विश्व को आवश्यकता होगी तो भारत की होगी, और भारत में भी आवश्यकता होगी तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आप छात्रों की आवश्यकता होगी। तो आप इस दीक्षा को लेकर यहाँ पे अपना ज्ञान आरंभ कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये जो दोनों का मिश्रण है ये अद्भुत है। ये हम चाह कर भी, क्योंकि 75 साल पुराने विश्वविद्यालय है, 100 साल पुराने विश्वविद्यालय है, बहुत डिस्टॉर्शन है, वो सब में काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है कि कैसे उस पुराने वैभव को नई तकनीकी ज्ञान के साथ जोड़कर बच्चों को भारतीय छात्र बनाया जाए। इसके लिए सब लोग लगे हैं, और उसका अद्भुत दर्शन मुझे आज यहाँ आकर हुआ। मैं एक बार पुनः देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और वो एक भविष्य का रास्ता जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में है, उसको हम अच्छी मेथडोलॉजी के साथ, अच्छी रिसर्च मेथडोलॉजी के साथ अपने विश्वविद्यालयों में लागू कर पाएँ, और इस भारतीय चिंतन को पूरे विश्व में एक जो विश्व गुरु का स्थान है उसको दिला पाए, रोती बिलखती मानवता को एक रास्ता दिखा पाए, ईगो से लेस रास्ता, अहम से लेस रास्ता, विदाउट अहम वहम ईगो, जाति पंथ क्षेत्र धर्म, इससे ऊपर उठ के कोई शिक्षा मिलेगी तो वो ऐसे ही प्रांगण में मिलेगी, ऐसे ही आध्यात्मिक लोगों के बीच आपको मिलेगी जिन्होंने अपना सर्वस्व एक विचार के रूप में, आप डॉक्टर हैं तो आपको पता है डॉक्टर की वैल्यू क्या है, तो आप कुछ भी कर सकते थे भौतिक जगत में, लेकिन आपने इस विश्वविद्यालय को चुना, आप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से आभार, और आपको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी की एक बार पुनः जोरदार तालियां। आपने टी.एस. एलियट के शिक्षा और विद्या के उस कंसेप्ट को बताया हमें, जहाँ पे गंगा की गोद और हिमालय की छाया में परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार को नवयुग की गंगोत्री कहा है। उसी का ये जो ज्ञान दीक्षा जो पर्व है, जो एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयोग है जिसने ज्ञान प्राप्ति की गंभीरता और पवित्रता की इस प्राचीन विधा को आधुनिक शिक्षा जगत को परिचय कराया है। अगले क्रम में, ज्ञान दीक्षा के क्रम में, हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित है, और
भारत माता की। नाश्ता किया आप लोगों ने? भारत माता की। आज बड़ा खुशी का दिन है कि मैं 6वीं बार आपके विश्वविद्यालय में आया हूँ। और जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ तब से मैं 18वीं बार आपके विश्वविद्यालय में आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को, अपने गुरुजनों को, यहाँ के माननीय कुलपति जी को, कुलाधिपति जी को, अपने रजिस्ट्रार महोदय को और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी आचार्य जी को, माता जी को और जिनको आपने बहुत तन्मय से सुना, डॉक्टर चिन्मय जी को। मैं भी जब 4-5 महीने हो जाता हूँ तो एक बार चिन्मय जी के पास ज़रूर आता हूँ। और इस बार आचार संहिता के कारण मैं भी थोड़ा लेट आया हूँ। तो मैं एक तो सबसे पहले आप लोगों को सरकार की ओर से भी, अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम आप कई वर्षों से चला रहे हैं। और मैं भी जब से शिक्षा मंत्री बना हूँ 1 साल छोड़कर आपके बीच में हमेशा आया हूँ। मुझे 11 बजे आज महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी हमको 400 बच्चों को आज नौकरी देनी है जो उच्च शिक्षा में प्रोफेसर बन रहे हैं। तो मैं बार बार घड़ी देख रहा था क्योंकि वहाँ का टाइम बहुत फिक्स होता है। कहाँ का? राजभवन का। तो मैं 3.5 मिनट बोलूँगा और फिर यहाँ से खसक जाऊँगा। तो हमारे बीच में हमारे कुलपति जी भी हैं, उनका बहुत अच्छा आप लोगों ने मार्गदर्शन भी सुना है। मैं 2-3 विषय रखना चाहता हूँ आपके बीच में कि मैं अपने 35 के 35 विश्वविद्यालयों में कई बार गया हूँ राज्य के, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों। भारत के भी मैं लगभग 200 विश्वविद्यालयों में होके आ गया हूँ। विश्व के भी मैं 25 विश्वविद्यालय में गया हूँ। लेकिन जितना अनुशासन मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और कई बार तो ऐसा होता है, हमारे कुलपति जी बैठे हैं यहाँ पे, हम जब दीक्षांत समारोह में रहते हैं और राज्यपाल और मैं रहते हैं, हमारे चीफ गेस्ट भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, तो बच्चा अपना डिग्री लेकर खसक जाता है। ये नहीं देखता है कि मंच पे राज्यपाल बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, कुलपति बैठे हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि हमारे यहाँ अनुशासन की बहुत बड़ी दिक्कत है और आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है विश्वविद्यालय की वो है अनुशासन। तो एक बार मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगभग 1800 लोग बैठे हैं, बच्चे हमारे, उनके गार्जियन भी आ रखे हैं। 1 घंटा और 21 मिनट हो गए मुझे, एक आदमी उठा नहीं यहाँ से। और अगर यही काम मैं अपने विश्वविद्यालय में रहता तो 50% अब तक टहल के आ जाते होते। तो एक तो मैं बधाई दे रहा हूँ आप लोगों को कि इस ज्ञान दीक्षा में सबसे बड़ी अगर सीख मुझे मिली है तो अनुशासन के लिए। और जीवन में अनुशासन ही सब कुछ है। हम कितनी भी बड़ी बात कहें और जो NEP 2020 कहती है वो सबसे पहले ये कहती है कि हमको अपने जड़ों से जुड़ना है और अनुशासन में रहना है। आज 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और प्रधानमंत्री जी का, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 1 सप्ताह का वो है शिक्षा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम हम यहाँ पे आयोजित करेंगे अपने यहाँ। और हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक पेड़ जो है अपने माँ के नाम पे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, वो भी हम एक अभियान बहुत बड़ा ले रहे हैं आजकल। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक किताब निकाली है कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के हमारी विरासत की। मैं जब शिक्षा मंत्री बना था तो मैंने कहा था कि पहले हमारे ज़माने में एक किताब चलती थी हमारे पूर्वज, वो पता नहीं कहाँ चले गई। अब हमने एक किताब निकाली हमारी विरासत, तो मैं आपके विश्वविद्यालय में भी दे दूंगा, लाइब्रेरी में। बहुत अच्छी किताब है
और मुझे लगता है कि सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में उसको हम जरूर लगाएंगे। अभी मैं चिन्मय जी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी अपने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को यहाँ एक सेमिनार करूँगा और यहाँ कैसा अच्छा आचरण है, कैसा अनुशासन है। यहाँ पे लगभग 22 प्रदेशों के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे लगभग 6-7 देशों के बच्चे भी पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि आज तक मुझे एक भी शिकायत आपके विश्वविद्यालय से कभी नहीं मिली है। और फिर मैं कभी भाषण देने के लिए बीच में कभी आऊँगा आपके बीच में, क्योंकि 3.5 मिनट हो गए हैं, मुझे ठीक डॉट 11 बजे वहाँ पहुँचना है और मैं 15 मिनट लेट आया, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं समय पे पहुँचूँ, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति थी कि थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ। हमारे सीएम साहब भी बैठे हैं। कई जगह मैं सरकारी कार्यक्रमों में 15 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, तब लोग कुर्सी मेज़ लगाते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा मुझसे भी गलती हो गई है, इसलिए मैं अपनी ओर से भी क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को। लेकिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये जो ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम है ये भी मैं चरणबद्ध अपने विश्वविद्यालय में शुरू करूँगा। ऐसे मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप थोड़ा हमारे विश्वविद्यालयों के लिए भी एक गाइडलाइन बना दीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें। और मुझे आशा और विश्वास है कि क्योंकि बहुत समय में कि स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ, हर साल मुझे 200 बच्चों को रिस्ट्रिकेट करना पड़ता है कि रैंकिंग के कारण। अगर ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालय में हो जाए, मेडिकल कॉलेजों में हो जाए, हमारे डिग्री कॉलेजों में हो जाए, तो मुझे लगता है कि बच्चों को पारस्परिक मिलने का, अपने से छोटों के भाव क्या अच्छा काम करना है, अपने जितने गार्जियन हैं सब एक जगह पे मिल जाते हैं। तो हम भी इस परंपरा को शुरू करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं बीच में आज का जो मेरा 15 मिनट का स्लिप है वो बाद में कभी ले लूँगा मैं। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में हम सबके यहाँ पे नवप्रवेशी छात्र छात्राएं, चुने हुए विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे प्रतीक चिन्ह ग्रहण करने के लिए और हमारे मुख्य अतिथि को यहाँ पे स्मृति चिन्ह और आज का जो विमोचन है धन्वंतरी आयुर्वेद विभाग से जो पत्रिका निकल रही है उसका यहाँ विमोचन किया जा रहा है। साथ ही अनाहत हमारे पत्रिका विभाग द्वारा जो एक पत्रिका निकलती है उसका भी यहाँ विमोचन किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर अरुणेश पाराशर जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक स्वास्थ्य पर्यटन, जिसमें स्वास्थ्य के साथ कैसे हम पर्यटन को आगे बढ़ा सकें, ये हम यहाँ पे क्रम संपन्न कर रहे हैं। साथ ही नव प्रवेशी छात्र छात्राएं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कृपया मंच की तरफ बढ़ें। हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन है नव प्रवेशी सेलेक्टेड चुनिंदा छात्र छात्राओं को मंच की तरफ भेजें प्रतीक चिन्ह के लिए। आप सभी नव प्रवेशी छात्र छात्राएं अपना पीत वस्त्र मंत्र चादर को अपने दाहिने कंधे पर रख लीजिए। जो हमारे नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं दाहिने कंधे पर। और यहाँ पर एक बार जोरदार कलता ध्वनि के माध्यम से 44वें ज्ञान दीक्षा समारोह के अवसर पर देव संस्कृति की पुनीत परंपरा ज्ञान दीक्षा के सहभागी हम सभी बन रहे हैं। आज के इस पुनीत पावन अवसर पर एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर जहां पर है, दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान जिस विश्वविद्यालय में है, 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जिस विश्वविद्यालय के हैं, वह है परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य स्वप्न का साकार स्वरूप देव संस्कृति विश्वविद्यालय। एक बार जोरदार करताल ध्वनि करके आज के इस शुभ समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का, आप सभी का, हमारे अतिथियों का हम अभिनंदन कर रहे हैं। एक ऐसी परंपरा ज्ञान दीक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने के लिए हम सभी निरत हैं। और आइए अगले क्रम में अब हमारे मंचस्थ अतिथियों के द्वारा यहाँ नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है मंत्र चादर के माध्यम से। प्रतीक चिन्ह आप सब भी अपने प्रतीक चिन्ह को धारण कर चुके हैं। ये ऐसा प्रतीक चिन्ह है जो आपको याद दिलाता है कि हमें अनुशासन में रह करके देश की सेवा के लिए परम पूज्य गुरुदेव के सपने को साकार करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के उद्घोष को लेकर के जन जन के मध्य में जाने वाले हम सभी के युवा साथी आज सज्ज हो चुके हैं। नवीन शिक्षा ही नहीं विद्या के आरंभ को लेकर के आइए हमारे सम्मानित अतिथियों का यहाँ स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। माननीय प्रतिकुलपति महोदय से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धन सिंह रावत जी को आज के मुख्य अवसर पर स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। साथ ही देवी स्थापना का चित्र
और जूट का बैग जो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में निर्मित होता है, ऐसे स्वावलंबन पर आधारित एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर स्वावलंबन के आधार पर हैंडमेड पेपर बनता है, हाथ से जूट के बैग बनते हैं, हस्त निर्मित कागज उद्योग है, और अर्न बाय लर्न के माध्यम से, लर्न बाय अर्न के माध्यम से कैसे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी का भी हमारे कुलपति महोदय स्मृति चिन्ह के साथ यहाँ पर उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार हाथ उठा करके, करदल ध्वनि करके आज के इस 44वें ज्ञान दीक्षा समारोह के अवसर पर हम सभी अपने मुख्य अतिथि लोगों का, देश विदेश से आए हुए कार्यकर्ता भाई बहनों का सम्मान स्वागत करते हैं। आइए शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वावस्थेषु शांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।